अनावरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जय मैडम, यशपाल भैया, आनंदी, नीतू जी और जो भी परिवार में आए हुए हैं, पवन श्री शिवाजी मैडम से विनम्र आग्रह है कि मूर्ति का अनावरण करेंगी, विधिवत पटाक्षेप कर मूर्ति का अनावरण करेंगी। सभी लोग एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। अमर रहे, अमर रहे दिवंगत मुख सरहंस साहब, अमर रहे दिवंगत मुख सरहंस साहब, अमर रहे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो। मानव बुद्ध सरहंस जी अमर रहे, मानव बुद्ध सरहंस जी अमर रहे। भक्त करुणाकीर्ति साहब अमर रहे, भक्त करुणाकीर्ति साहब अमर रहे। संत कबीर अमर रहे, संत रैदास अमर रहे, संत रैदास अमर रहे। ज्योतिबा फूले अमर रहे, परियार साहब अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे। नारायण गुरु अमर रहे, संत गाडगे अमर रहे। सभी को धन्यवाद। लड़ाई सिंह अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग बारी बारी से माननीय जी को पुष्पांजलि अर्पित कर अपने अपने स्थान ग्रहण कर लेंगे। मान्यवर मुख सरहंस जी के स्मृति सभा में उपस्थित हुए हैं और बिहार ही नहीं अन्य राज्यों से आए हुए हैं। सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं तो मुख सरहंस साहब का एक शिष्य के रूप में सब दिन रहा, हमेशा उनसे जो है चर्चा होती रहती थी। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि मैं अभी जहां तक संतोष बहुजन जी ने बताया कि मैं पूरे बिहार में चलता हूं और गांव-गांव में मीटिंग करता हूं, ये बात सत्य है कि लगभग 30-32 जिला में चल करके गांव में चल करके कैडर क्लास लोगों को जागरूक करने का काम करता हूं। एक बार जो है इस बात को मुख सरहंस साहब जो है जानते थे, तो एक बार वही चर्चा में पूछ दिए कि बताइए कहाँ-कहाँ गए हैं इधर अभी। तो मैंने तत्काल बताया कि सर अभी जो है बरिजन प्रखंड के फतेहपुर के बगल में एक कर्री गांव है, आलावलपुर गांव है, वहां पर मैंने गया और वहां पर रात में बैठ करके मीटिंग किया और 2 गांव में इतना परिवर्तन हुआ कि सर मैं क्या कहूँ, एक कर्री गांव है जो राजवंशियों का गांव है। कुछ समय के बाद जो है उस गांव में हर एक घर में जो है लंबा-लंबा बांस में पंचशील का झंडा जो है गाड़ करके रख दिया। तो जो मनवादी व्यवस्था के लोग थे, ये पूछा कि ये कौन सा झंडा गाड़ दिया। अभी तक तो हम लोग जो है तिनकोनिया झंडा और उसमें एक फोटो रहता था, क्या चीज आप लोग जानते ही।
वो झंडा गड़ाता था हर एक घर में लंबा लंबा बांस में। ये पेंसिल का 5 कलर का गाड़ दिया, तो वो बताया कि हमारा पूर्वजों का ये विरासत का पहचान है। तो ये बताया तो मैं वो इतना खुश हुए कि तुम आप मेरे गांव में चले गए, यानी उनके गांव के बगल में कर्री और अलावलपुर गांव उनके एकदम गांव के सटा हुआ है। उस गांव में मैंने जा करके जो है कैडर क्लास लिया, उस गांव में जो है परिवर्तन का रूप दिया, तो बहुत खुश हुए और हमारे कार्य से हमेशा जो है बहुत प्रसन्न रहते थे कि आप जो है गांव में जाते हैं और ये काम होना चाहिए। मेरे हाथ में एक किताब है, नाम है शोषितों की समस्या और समाधान। ये किताब साथियों हंस साहब ने 1977 में लिखी थी। 1977 में लिखी थी, सोचिए। और इस किताब के जरिए उन्होंने क्या किया, 1977 के 50 सालों बाद हमारा जो आर्थिक चिंतन जिस लेवल पर पहुंचा है, वो 77 में हंस साहब ने रच दिया था। इस किताब में उन्होंने साबित किया था कि जो दलित हैं, वंचित हैं, आदिवासी हैं, उनको जो है अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनको तमाम चीजों में हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। इस क्रम में वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप बोर हो सकते हैं, लेकिन इस किताब के जो कुछ अंश है वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। इस पुस्तिका की पेज 11 पर वो कहते हैं, क्या अबाण अभी भी पत्थर की गुफाओं में, झाड़ी झुरमुटों में, फूल और पत्तियों के झोपड़ी में जीवन गुजारे, या बड़े बड़े शहरों के ऊंचे महलों के स्वामी बने? आज देख लीजिए, आज 21वीं सदी में है, बहुत कम लोग जो है वो अट्टालिकाओं में, बड़े बड़े अपार्टमेंट पे जो है घर लेने की बात सोचते हैं। हंस साहब ने 1977 में आपको चैलेंज करते हुए कहा उसमें लेने का ड्रीम देखना पड़ेगा। वो कहते हैं, अबाण साधनहीन, संपत्तिहीन बनकर भूखे पेट आजीवन दुख झेलते रहे हैं। तेजी से बदलती हुई दुनिया में दौलत का साझीदार बनकर सुखों का भोग करे, ये उनको सोचना पड़ेगा। आगे 15वें पेज पर कहते हैं, आजादी की इतनी लंबी अवधि के बाद अबाणों को जिस अनुपात में इंजीनियर, मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, टेक्नीशियन, वकील, लेक्चरार, कारखाने का मैनेजर, गौर करें, कारखाने का मैनेजर, डायरेक्टर, सेना और पुलिस के उच्च अधिकारी होना चाहिए, नहीं हो पाया। आप सोचिए 1977 में कितने लेखक हुए होंगे जो इतना बड़ा सपना देखते होंगे, उन्होंने देखा। आगे वो कहते हैं इसी लाइन में, ये सब ऐसे पद हैं जहां सुख सुविधा, मान सम्मान, संपत्ति मिलने की गुंजाइश है। ऐसे पदों पर, ऐसी जगहों पर अबाण कम मात्रा में है या अति अल्प पहुंच पाए हैं, तो स्वतः सिद्ध होता है कि अबाणों का सुख सुविधा, सम्मान और संपत्ति बहुत कम मिल पाए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि अबाण अधिक से अधिक योग्य बने, भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा अपने बाल बच्चों को दें और स्वयं भी लें। यह अत्यंत आवश्यक है कि भिन्न भिन्न प्रकार की अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त कर सुखी जीवन जीने के लिए हर क्षेत्र में प्रवेश करें। अबाण अपनी जनसंख्या के अनुपात में, गौर कीजिए, 1977 में जनसंख्या के अनुपात में बात उठाने वाले जो है कोई लेखक नहीं थे, कोई नेता नहीं थे, लेकिन हंस साहब 1977 में कहते हैं, अबाण अपनी जनसंख्या के अनुपात में जब इंजीनियर, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, टेक्नीशियन, लेक्चरर, डॉक्टर, बैंकों के एजेंट, मैनेजर, कारखानों का मैनेजर, डायरेक्टर और सेना पुलिस के उच्च अधिकारी बनेंगे, लेखक बनेंगे, चिंतक बनेंगे, नेता और अभिनेता का पद ग्रहण करेंगे, तभी विकास का सही परिणाम देखा और समझा जा सकता है। ये सब विकास के चिन्ह और मापदंड है। इस मापदंड पर अबाण अभी अपनी स्थिति का जायजा लगाए कि वे कहाँ है। अबाणों के प्रत्येक परिवार में एक सदस्य को व्यवसायी बनना चाहिए। 2-4 सदस्यों के परिवार में नियमित रूप से 1-2 सदस्यों को व्यवसाय में दिलचस्पी लेनी चाहिए। यह बात सत्य है कि अबाण एकाएक खान और कारखानों के मालिक नहीं बन सकते हैं, विभिन्न प्रकार के साधनों का भंडार नहीं बना सकते,
स्टॉकिस्ट नहीं बन सकते हैं, लेकिन खुदरा विक्रेता तो बन सकते हैं। अनाज, कपड़ों, दवाई, बर्तन, जूते इत्यादि की दुकान तो चला सकते हैं। शहरों में छोटे बड़े होटल तो चला सकते हैं। अवार्ड को व्यवसाय के क्षेत्र में आना जाना है। तो मित्रों, हंस साहब की जो बात मुझे विस्मित की कि 1977 के जमाने में जब कोई जो है आर्थिक चिंतन के मामले में इस तक नहीं सोचा था, हंस साहब ने ऐसी बात सोची जो हम लोग बहुत बाद में चल करके देखे। उनकी कोशिश यही रहती थी कि लोग बात भी करते थे हमसे, कहे कि मोटी किताबें पढ़ने का अब समय गुजर गया है, लोगों को समय नहीं है, इसलिए वो समय और डिमांड को देखते हुए अपनी कई पतली पतली पुस्तकें उन्होंने लिखी। वो पॉपुलर भी हुई, लोगों के बीच गई भी, और वो किताबें मार्गदर्शक का काम करती रही सोसाइटी के लोगों को। हंस साहब एक जागरूक इंसान थे, एक इनलाइटेड पर्सन थे, और जागरूक इंसान उसे कहा जाता है जो स्वयं तो जगा हुआ होता है, वह समाज को भी जगाता है। वह एक दीपक की तरह होता है। जिस प्रकार दीपक स्वयं जलता है और जल जल करके प्रकाश देता है, वही काम एक जागरूक व्यक्ति करता है। तो बुद्धशरण हंस जब अभाव में अपमान के साथ जब आगे बढ़े, जब उनको सर्विस हुई, अधिकारी बने, तो वो खुद के मजबूत करने में ही नहीं लगे, बल्कि समाज को भी मजबूत करने में लगे। और छोटी छोटी किताबें लिखे, बड़ी बड़ी किताबें लिखे, किताबों को लोगों तक पहुंचाए, और अपने जो पुरखों के इतिहास था, जो पुरखों के विचार थे, महाकारुणिक बुद्ध, संत रविदास, बाबा चौहरमल, बाबा राहु, नारायण गुरु, पेरियार, बाबा साहब अंबेडकर, इन महापुरुषों के विचारों को छोटे छोटे किताबों में लिख करके लोगों तक पहुंचाया। वे चाहते थे कि मैं उस समाज में रहूं जिस समाज में लोग शिक्षित हों, जिस समाज में लोग संगठित हो, जिस समाज में लोग संघर्ष करना सीखे। लेकिन संघर्ष तब होती है जब हमें महसूस हो कि हमें अपमान किया जा रहा है। स्वाभिमान होना जरूरी है। शिक्षित व्यक्ति में अगर स्वाभिमान नहीं है तो उसकी शिक्षा बेकार है। तो इस प्रकार बुद्धशरण हंस अपने लोगों को इतिहास बताने का काम किया। बाबा साहब क्या कहते थे कि हमारा जो इतिहास है वो हमारे छाती पर रखा हुआ आग का गोला है। यानी इतिहास वो नहीं है जो होना चाहिए। बुद्धशरण हंस साहब से जब हमारी बातें होती थी तो वे कहते थे कि देखिए विजय बाबू, इतिहास किसको कहते हैं? इतिहास सच नहीं होता है, बल्कि सच के करीब होता है। कि जितनी ब्राह्मणवादी इतिहास है, जितनी मनुवादी इतिहास है, जितने ब्राह्मणी आदर्श पुरुष हैं, जितने ब्राह्मणी देवी देवता हैं, उनका इतिहास क्या सच्चा इतिहास है? जिनको हमारा समाज, जिनको बहुजन समाज 3500 से पूजा रहा है, क्या ये सच्चा इतिहास है? तो अगर हम अपने बहुजन लोगों को जो गुलामी से सदियों से शिकार रहे हैं, जो पशु मानव की तरह जीवन जी रहे हैं, अगर उनमें स्वाभिमान पैदा करने के लिए, अगर उनके अंदर शिक्षा का, स्वाभिमान का चिराग पैदा करने के लिए अगर कोई कहानी के माध्यम से हम उनके अंदर प्रकाश पैदा करते हैं, तो यही इतिहास है, यही मिशन है, यही कारवां है। इसलिए उन्होंने एक राहु की किताब लिखी है, उसको सबको पढ़ना चाहिए। वो समाज में नई नई चीजों का प्रयोग किया करते थे। उनकी चिंता होती थी कि हमारे लोग पढ़ते नहीं हैं,
हमारे लोग लाइब्रेरी में नहीं जाते हैं। जो प्रोफेसर हैं, जिनका काम ही पढ़ना है, वो भी लाइब्रेरी में 4 घंटा समय नहीं बिताते हैं। तो क्यों नहीं हम लाइब्रेरी को ही लोगों तक पहुंचा दें? क्यों नहीं हम लाइब्रेरी को लोगों तक पहुंचा दें? तो एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि देखिए, केन्या एक छोटा कंट्री है, बहुत गरीब देश भी है। केन्या की सरकार ने लोगों को शिक्षित करने के लिए, आम लोगों को शिक्षित करने के लिए एक कैमल मोबाइल लाइब्रेरी का शुरुआत किया था। ऊंट चल पुस्तकालय, ऊंट पर पुस्तक को लाद करके और गांव गांव में ले जाकर के वो वहां पढ़ाते थे। उसी प्रकार एक कंट्री है लाओस, वहां पर एलिफेंट मोबाइल लाइब्रेरी था। वहां पर हाथी पर पुस्तक लाद करके और गांव गांव तक ले जाते थे। तो उन्होंने चर्चा किया कि हम लोग कैमल और एलिफेंट का अगर प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो झोला का तो प्रयोग कर सकते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग झोला लाइब्रेरी चल पुस्तकालय शुरू कर दें? ये चर्चा उन्होंने मुझसे किया था और उनकी इस कंसेप्ट को हमने झारखंड में लागू किया। सबसे पहले झारखंड में झोला पुस्तकालय हम लोगों ने अंबेडकर चेतना परिषद के माध्यम से लागू किया था और 3-4 साल लगातार चलाया। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2021 में इस झोला पुस्तकालय के जो अभियान है उसको नोटिस अमेरिका के एक संस्था ने किया। उसका नाम है अम्बेडकराइट एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो कई देशों का, कई कंट्री का वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसने मुझसे फोन पर कांटेक्ट किया और झोला पुस्तकालय के बाद 2021 जो था वो पोस्ट कोरोना काल था, हमसे झोला लाइब्रेरी के बारे में डिटेल्स जाना, 2 वेबिनार किया और उसी झोला लाइब्रेरी के काम पर मुझे 2021 का, उस वर्ष का डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। जब मैं इस बात को बुद्ध शरण हंस को बताया कि सर ये अवार्ड मैं आपको समर्पित करता हूं, तो वो बहुत आनंदित हुए, बहुत खुशी हुए। देखिए, हम लोग बात बात में जिस कंसेप्ट को जन्म दिए और उस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट किए तो इसकी रोशनी कितनी दूर तक गई। उनके पास बहुत आइडिया था, उनकी भाषा पढ़िए, उनकी साहित्य में लिखी हुई जो बातें हैं उसको पढ़िए। छोटे छोटे वाक्य में, साधारण वाक्य में, साधारण शब्दों में वो लिखते हैं और उनके पास बहुत सारी आइडिया थी। हमारी महीना में 2 बार उनसे बातें होती थी। गांव की बात बोलते थे कि हमारा इतिहास तो गांव में है, पत्थरों में है, पहाड़ों में है, नदियों में है, नालों में है, झरनों में है, लोक कथाओं में है। आप गांव में जाइए, दादी नानी काकी से जो गीत गाती है उस गीत को सुनिए, उस गीत में हमारा इतिहास है। और मैं इसको फॉलो करता हूं। मैं इस चीज पर रिसर्च करके अपनी किताबों में भी मैंने लिखा हूं। तो बुद्ध शरण हंस इस तरह के साहित्यकार थे, इस तरह के क्रांतिकारी थे। समाज को ट्रांसफॉर्म करने में, आधुनिक भारत में, आधुनिक समाज में बाबा साहब के बाद जो भीमवादी, अंबेडकरवादी लोग हैं उनमें बुद्ध शरण हंस का नाम प्रमुख है। न जाने कितने पत्रिका का संपादक हुए, उनकी पत्रिका शुरू हुई और पत्रिका बंद हो गई, लेकिन बुद्ध शरण हंस साहब की पत्रिका आज 30-35 साल से जो अनवरत चल रहा है सो चल रहा है। और आज भी उनके बेटे बहू जसपाल और जया जी उस पत्रिका को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। बाबा साहब कहते थे कि जिस प्रकार माता पिता अपने संतान को अपनी संपत्ति का वारिस बनाते हैं, जब माता पिता मर जाता है तो उनकी संपत्ति का वारिस, उस विरासत के गद्दी पर कौन बैठता है? उनके बच्चे ही तो बैठते हैं ना। तो जिस प्रकार माता पिता
अपने संतान को अपनी संपत्ति का वारिस बनाते हैं, उसी तरह प्रत्येक लोगों को अपनी संस्कृति और धर्म का वारिस अपने संतान को बनाना चाहिए। यानी ये एक प्रकार का रिले रेस है। इसका इम्प्लीमेंटेशन कार्यान्वयन बुद्ध शरण हंस साहब ने अपने परिवार में किया, और ये भारत के हर माता पिता के लिए प्रेरणादायक है, सीखने की चीज है। उन्होंने उनके जो दोनों बेटे हैं, दोनों डॉक्टर हैं। एक बेटा रसिया से पढ़ा हुआ है, एक बिहार से पढ़ा हुआ है। 4 बेटियां हैं, जिसमें 3 बेटियां अफसर हैं, बहू एक डॉक्टर है, एक टीचर है, और सब मिशनरी हैं। तो उन्होंने अपना परिवार का निर्माण तो किया ही, अच्छे पोजीशन पर पहुंचाया भी। उन्होंने अपने विरासत के साथ साथ अपने संस्कृति का भी अपने बच्चों को वारिस बनाया। ये सबसे बड़ा काम किया, और यह हमारे लिए प्रेरणा की चीज है। वे सामाजिक तिरस्कार सहना और छुआछूत की पीड़ा झेलना उनके जीवन का प्रारंभिक सत्य रहा, लेकिन इन्हीं कष्टों ने उनके भीतर वह आग पैदा की जिससे वो आगे चलकर पूरे बहुजन समाज की चेतना दी। और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने समझ लिया था कि शिक्षा ही गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकता है, और इसी विश्वास के साथ उन्होंने कठिन हालात में भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा और संघर्ष करते हुए सन 1969 ईस्वी में बिहार प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए। वर्ष 1997 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के मतलब आईएएस में प्रोन्नत हुए थे। 1969 से लेकर 2000 ईस्वी तक उन्होंने प्रशासनिक सेवा में रहते हुए भी ईमानदारी और सादगी और सामाजिक सरोकार का परिचय दिया। सेवानिवृत्ति के बाद भी चुप नहीं बैठे और 2001 ईस्वी से वो पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में भी वे काम करते रहे। बुद्ध शरण हंस जी एक महान चिंतक ही नहीं थे, एक समाज का मार्गदर्शन होने के साथ साथ एक स्नेहशील पिता और परिवार प्रधान के व्यक्तित्व के रूप में भी जाने जाते हैं। उनका जो व्यक्तित्व था वो हर क्षेत्र में धनी था। उन्होंने जिस संघर्ष, अनुशासन और शिक्षा के मूल्यों को अपने जीवन में जिया, वही संस्कार उन्होंने अपने परिवार को भी दिए। उन्होंने अपने परिवार को केवल सुविधाएं ही नहीं दी, बल्कि संवेदना, समानता और श्रम का सम्मान, सामाजिक जिम्मेवारी का भी पाठ पढ़ाया। आज उनके संतानें जिस ऊंचाई पर है वह उनके विचारों और संस्कारों का जीवंत विरासत है। बुद्ध शरण हंस जी भले ही आज हमारे बीच न हो, लेकिन उनका परिवार उनकी ही तरह समाज के प्रति उत्तरदायी, चेतनाशील और सेवा समर्पित होकर उनके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनके जीवन में उनकी पत्नी कांति बाला जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कांति बाला हर संघर्ष, हर लेखन और हर सामाजिक कार्य में उनकी मौन शक्ति थी। लेकिन 2019 में कांति बाला के निधन के बाद बुद्ध शरण हंस जी भीतर से टूट गए और उस असहनीय पीड़ा को उन्होंने शब्दों में ढाला और पत्नी की स्मृति में एक पुस्तक लिखी है, टुकड़े टुकड़े आईना जैसी भावनात्मक रचना कई खंडों में लिखे हैं, जो उनके निजी दुख और मानवीय संवेदना का एक जीता जाता दस्तावेज है। बुद्ध शरण हंस जी जन्मजात लेखक, चिंतक और वैचारिक योद्धा रहे। बचपन से ही कविता, कहानी, निबंध, आलोचना, नाटक, एकांकी लेखन करना उनका नियत स्वभाव में था। कॉलेज जीवन में उन्होंने हस्तलिखित एक पत्रिका लिखते थे। उज्जवल भविष्य का संपादन कर साहित्यिक यात्रा का वहीं से शुरुआत की है उन्होंने। वे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से
विचारों का आजीवन संवाहक रहे। 1975 से लेकर 1986 तक उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच के माध्यम से बहुजन चेतना का विकास किया, विस्तार किया। 1987 में अंबेडकर मिशन और 1989 में अंबेडकर मिशन प्रकाशन की स्थापना कर उन्होंने बहुजन साहित्य को संगठित एक मंच दिया। 1993 से अंबेडकर मिशन पत्रिका का नियमित मासिक प्रकाशन उनका ऐतिहासिक योगदान रहा है। उन्होंने ब्राह्मणवाद और मनुवाद के विरुद्ध निर्भीक होकर लेखन का कार्य किया। हिंदू धर्म के काले पन्ने, ब्राह्मणवाद से बचो, मनुस्मृति, खूनी कानून, ब्राह्मणवाद का जहर, ये तमाम जो जैसी पुस्तकें हैं और वैचारिक टिप्पणियों के कारण उनके ऊपर अनेक एफआईआर भी हुए। कई पुस्तकें उनकी प्रतिबंधित कर दी गई, लेकिन फिर भी बहुजन समाज को ब्राह्मणवादी शोषण से बचाने के लिए किसी कीमत पर उन्होंने मनुवादी अदालतों के मुकदमे झेल कर चुकानी पड़ी। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में सुरक्षा और संघर्ष के कारण उन्होंने अपना नाम दलित पासवान से बदलकर बुद्ध सरहंस रखा और इसी नाम से अपना लेखन की जो कार्य है वो जारी रखे। आगे चलकर यही नाम पूरे देश में बहुजन चेतना का प्रतीक बन गया। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं 4 खूंटे हैं। 4 खूंटे इनका बहुत प्रमुख किताब है। आप लोग सभी लोग से आग्रह है कि आप लोग इनकी किताबों को पढ़ेंगे और इनका जो भी पुस्तक है वो आपका स्टॉल भी लगा हुआ है आपके इसी प्रांगण में गेट के पास में। तो मैं चाहूंगा कि वहां पे सशुल्क उसे प्राप्त भी किया जा सकता है। 4 खूंटे मुक्ति कौन पथे का संकलन इन्होंने किया। को रचित वेद, समय का सच, 3 महाप्राणी, खूनी पन्नों को जला दो, आकाश मेरे पास, डॉक्टर अंबेडकर के पद चिन्ह, पंचशील मिसाइल, भारत में जातियां, दलितों की दुर्दशा, हकमार, पिछड़ों की दशा और दिशा, ब्राह्मणवाद का जहर इत्यादि ये तमाम जो पुस्तकें हैं इनके द्वारा लिखी गई है। वे जानते थे कि केवल किताब लिखना ही पर्याप्त नहीं है, किताब घर घर तक पहुंचना चाहिए और इसी सोच के तहत उन्होंने 2007 में एक ऐतिहासिक पहल की है, सावित्रीबाई फुले झोला पुस्तकालय। सावित्रीबाई फुले झोला पुस्तकालय का उन्होंने शुरुआत की। वे इसके जनक रहे। उनका स्पष्ट मानना था कि जब तक साहित्य हर घर नहीं पहुंचेगा तब तक समाज में बदलाव संभव नहीं है। झोले में किताबें लेकर वे गांव-गांव बहुजन साहित्य पहुंचाना उनका सपना और संकल्प था। वे एक सरल, मृदुभाषी, सहज और मानवतावादी थे। आदेश देने के बजाय समझाते थे। वे विज्ञानवादी सोच रखते थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे, लेकिन अंधविश्वास, पाखंड और मानव विरोधी परंपरा जो भी थे उनका वो घोर विरोधी थे। वे परंपरा के मूल्यांकन और नवाचार के हमेशा समर्थक रहे हैं और घिसी पिटी शोषणकारी धारणाओं को त्यागने की शिक्षा भी देते रहे। बुद्ध सरहंस जी आज हमारे बीच देह के रूप में भले ही ना हो, लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष और उनका साहित्य आज भी लोगों को जगाता रहेगा, राह दिखाता रहेगा और साहस देता रहेगा। वे सचमुच में एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। मैं उन्हें दिल से विनम्र आदरांजलि देता हूँ। जय भीम, जय भारत।